चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमला खबरिया के मुतालिक हम पढ़ रहे थे कि उसकी दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया उसको कहते हैं जो इसम से शुरू हो, फ़ेलिया उसको कहते हैं जो फ़ेल से शुरू हो। ज़ैनब इसम कहते हैं नाउन को और फ़ेल कहते हैं वर्ब को। और कोई भी जुमला जो इसम से स्टार्ट हो रहा है अरबी में, उसको हम जुमला इस्मिया कहेंगे। नाउन से शुरू हो रहा है तो इस्मिया, फ़ेल से वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो जुमला फ़ेलिया कहेंगे। बस इतना ज़हन में रखें। जैसे उर्दू में समझाता हूँ, मैंने कहा कि हामिद नेक है, तो स्टार्ट हुआ है किससे? हामिद इसम है, नाउन है, तो इसलिए इसको जुमला इस्मिया कहेंगे। मैंने कहा कि राशिद पढ़ रहा है, यक़रअु राशिदुन, यहाँ पर फ़ेल पहले आया। यक़रअु माना होता है पढ़ना, क़रअ माज़ी का है, यक़रअु मुज़ारे का है यानी फ्यूचर का है। तो पढ़ने से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको जुमला फ़ेलिया कहेंगे, ठीक है? अगरचे उर्दू के अंदर राशिद पहले आ रहा है, राशिद पढ़ता है या राशिद ने पढ़ा है या राशिद पढ़ रहा है, तो लेकिन अरबी के अंदर पहले फ़ेल आ रहा है, इसलिए हम जो देखेंगे वो अरबी के हिसाब से देखेंगे, ठीक है? कल मैंने समझाया था कि मुब्तदा क्या होता है, खबर क्या होती है, मुस्नद इलैह क्या होता है, मुस्नद क्या होता है। इसको शॉर्टकट एक मर्तबा फिर ज़हन में रख लें। ये जो मुस्नद और मुस्नद इलैह की पहचान है ना, इसको समझने के लिए शॉर्टकट आप इस तरीके से ज़हन में बिठा सकते हैं कि मुब्तदा खबर के जुमले में जो असल होता है, उसको मुस्नद इलैह कहते हैं। और जो असल नहीं है, उसको मुस्नद कहते हैं। किसी भी जुमले में जो चीज़ असल है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, वो मुस्नद इलैह है। अब देखो, हामिदुन सालिहुन, हामिद नेक है। इस जुमले में असल क्या है? हामिद है। इसलिए कि अगर हामिद ना होता तो नेक होने की निस्बत हम किसकी जानिब करते? कर ही नहीं सकते थे। तो असल हामिद है। तो इसलिए हामिद मुस्नद इलैह है। तो जुमले के अंदर जो चीज़ भी असल होती है उसको मुस्नद इलैह कहते हैं, ठीक है? यानी उसकी तरफ इस्नाद की जा रही है, किसी भी बात की निस्बत की जा रही है। किसी के बारे में मैं कहूँ कि वो नेक नहीं है, नेक नहीं है, जिसके बारे में कह रहा हूँ वो असल है। इसलिए अगर वही ना होता तो फिर हम नेक ना होने की ये बुराई किसके अंदर बयान करते? तो जो जुमले के अंदर असल है उसको मुस्नद इलैह कहते हैं, ठीक है? और आपने पढ़ लिया कि जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा पहले आता है, खबर बाद में। इस तरीके से मुस्नद इलैह पहले होता है, मुस्नद बाद में होता है, ठीक है? जुमला फ़ेलिया के अंदर मुस्नद पहले होता है, मुस्नद इलैह बाद में, यानी जो असल है वो बाद में होता है। देखो, क़रअ राशिदुन, राशिद ने पढ़ा, तो अब यहाँ पर असल क्या है? असल है राशिद, तो राशिद को मुस्नद इलैह कहेंगे। क़रअ मुस्नद बन जाएगा, ठीक है? अब जो हमारा आज का सबक है उसकी तरफ देखें। वो है अमसिलाए बाला के पेश नज़र जुमलाए इस्मिया के क़वाइद सुनिए। सफ़ा नंबर 15 के बिल्कुल लास्ट में, जो लास्ट वाली हेडिंग है, अमसिलाए बाला के पेश नज़र। अमसिला कहते हैं मिसालों को, मिसाल की जमा है ये। एक को कहते हैं मिसाल, बहुत सारियों को कहते हैं अमसिला। बाला कहते हैं ऊपर, जैसे हम कहते हैं बालाई इलाके, ऊंचे इलाके। तो अमसिलाए बाला यानी ऊपर वाली मिसालें जो ऊपर आ चुकी हैं, के पेशे नज़र, पेशे नज़र मतलब उनको ध्यान में रखते हुए, उनके हिसाब से। तो अमसिलाए बाला के पेशे नज़र, ऊपर आने वाली मिसालों के हिसाब से, उनके पेशे नज़र जुमला इस्मिया के कवाइद सुनिए। जो जुमला इस्मिया है उसके कवाइद सुनिए, यानी जो मिसालें ऊपर आ चुकी हैं उसी के हिसाब से नीचे कायदे दिए जा रहे हैं। अब सुने क्या कायदे हैं मुब्तदा और खबर के। नंबर एक, मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होती हैं। मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होती हैं। अब तमरीन सर्फ के अंदर जो परसों का सबक था, जो मैंने आपको कहा था इस्तिलाहात, टर्म्स एंड कंडीशन, ये याद कीजिए। तो उसमें बताया हुआ है कि जिसके ऊपर रफा हो, यानी जिसके ऊपर पेश हो, उसको मरफू कहते हैं। उसको अरबी के अंदर क्या कहते हैं? मरफू। जिसके अंदर, जिसके ऊपर क्या हो? पेश हो। तो अब देखो, मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होती हैं। क्या मतलब है इसका? मुब्तदा के अखीर में भी पेश आएगा, खबर के अखीर में भी पेश, यानी
رفع آئے گا، تو جب رفع آ گیا تو ان کو مرفوع کہیں گے۔ ایک قاعدہ یہ ہمیشہ جو ہر جگہ فٹ ہوگا مبتدا اور خبر میں، یہ یاد رکھیے۔ یہ جتنے قاعدے بیان کیے جا رہے ہیں مبتدا اور خبر کے لیے بہت اہم ہیں۔ مبتدا خبر کا جملہ بنانے میں ہمیں ان کی ضرورت پیش آتی ہے، یا پھر یوں کہیں کہ جملہ اسمیہ بنانے میں ہمیں ان کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے کہ جملہ اسمیہ کے اندر ہی مبتدا اور خبر ہوتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ جب بھی ہمیں بنانا ہے، کن کن قاعدوں کا خیال رکھنا ہے، وہ قاعدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو ترتیب کے حساب سے، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتی ہیں، سمجھ گئے؟ یعنی دونوں کے اخیر میں پیش آئے گا، ٹھیک؟ اس کے بعد نمبر دو، اس میں نکرہ پر الف لام داخل کرنے سے معرفہ بن جاتا ہے، پھر اس پر تنوین نہیں آتی۔ اب یہ کیا چیز ہے، اس میں نکرہ پر الف لام داخل کرنے سے معرفہ بن جاتا ہے؟ یہ انہوں نے کتاب والوں نے بڑی جلدی یہ کنڈیشن لکھ دی ہے، ابھی ان کو لکھنی نہیں چاہیے تھی، لیکن پھر بھی جب آ گیا ہے تو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آگے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نکرہ، ایک ہوتا ہے معرفہ۔ نکرہ اس کو کہتے ہیں جو عام ہو، معرفہ اس کو کہتے ہیں جو خاص ہو۔ کسی بھی چیز میں جو عام ہو وہ معرفہ، جو خاص ہو وہ نکرہ۔ مثال سے سمجھیے، میں کہوں کتاب، کتاب عام ہے یا خاص ہے؟ کتاب عام ہے، اس لیے کہ جب میں نے کتاب کہا تو کتاب سے کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، لیکن جب میں کہوں قرآن تو قرآن سے ایک خاص قسم کی کتاب مراد ہے۔ تو جب قرآن کہہ دیا وہ معرفہ ہے، جب مطلق میں نے کتاب کہہ دی وہ کیا ہے؟ معرفہ۔ اور جب قرآن کہہ دیا وہ جب قرآن کہہ دیا وہ معرفہ ہے، اور جب کتاب کہہ دی وہ نکرہ ہے، اس لیے کہ نکرہ عام ہوتا ہے اور معرفہ خاص ہوتا ہے۔ یا پھر کسی کا نام میں نے بلایا، جیسے میں نے کہا زید، میں نے کہا حامد، میں نے کہا ساجد، میں نے کہا راشد، یہ عام ہے یا خاص ہیں؟ یہ خاص ہیں، اس لیے کہ جب نام لے کر کسی کو بلایا تو اس سے وہی بندہ مراد ہے۔ اگر میں نے حامد کو بلایا، حامد کو پکارا، تو حامد سے حامد ہی مراد ہے، اس سے زید یا راشد مراد نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے کہا لڑکا ہے، میں نے کہہ دیا مطلق لڑکا، تو لڑکے سے حامد بھی مراد سے ہو سکتا ہے، راشد بھی، ساجد بھی، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو سمجھ گئے؟ معرفہ اس کو کہتے ہیں جو خاص ہو، نکرہ اس کو کہتے ہیں جو عام ہو۔ یا دوسرے طریقے سے اور بھی سمجھ سکتے ہیں، معرفہ اس کو کہتے ہیں جو متعین ہو، نکرہ اس کو کہتے ہیں جو متعین نہ ہو۔ تو بات وہی ہوئی، جو خاص ہوتا ہے وہ متعین ہوتا ہے، جو خاص نہیں ہوتا ہے وہ غیر متعین ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا ڈفرینٹ معرفہ اور نکرہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو دیکھیں آپ کتاب کی طرف، اس میں نکرہ پر الف لام داخل کرنے سے معرفہ بن جاتا ہے۔ کوئی اسم نکرہ ہے یعنی عام ہے، جیسے میں نے کہہ دیا کتاب، تو کتاب کیا ہے؟ اسم ہے، ساتھ میں نکرہ ہے، اس لیے کہ کتاب سے کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر میں کتاب کے اوپر الف لام داخل کر دیتا ہوں، کتاب کی جگہ میں الکتاب کر دیتا ہوں، تو کتاب یہاں پر معرفہ سے نکرہ بن جائے گی، کتاب خاص ہو جائے گی۔ تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ معرفہ کی ایک پہچان الف لام بھی ہے۔ معرفہ کی ایک خاص پہچان کیا ہے؟ اس کے اوپر الف لام ہوتا ہے۔ تو جس بھی اسم کے اوپر الف لام ہوگا، اس کا مطلب وہ معرفہ ہے، وہ نکرہ نہیں ہے، وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے، خاص ہے۔ انگریزی سے اس کو سمجھیں، جیسے انگریزی کے اندر ہم کسی کے ساتھ دا لگا دیتے ہیں، ٹی ایچ ای، دا، دا ورلڈ، صرف ہم کہیں گے دس، صرف کہیں گے سٹی، تو سٹی سے کوئی بھی سٹی مراد ہو سکتی ہے، لیکن جب دا سٹی لگا دیں گے، دا لگا دیں گے اس سے پہلے، تو وہ خاص قسم کی سٹی مراد ہوگی۔ تو وہی یہاں پر مثال ہے الف لام کی، کہ اگر ہم نے الف لام نہیں لگایا کتاب پر، تو کتاب یہاں پر معرفہ ہے، عام ہے، لیکن اگر ہم کتاب کے اوپر الف لام لگا دیں گے تو وہ پھر عام نہیں رہے گی، وہ خاص بن جائے گی، وہ خاص قسم کی کتاب مراد ہوگی، اس لیے اس کو ہم کہیں گے معرفہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو اس میں نکرہ پر الف لام داخل کرنے سے معرفہ بن جاتا ہے۔ کوئی اسم نکرہ ہے، الف لام داخل کر دیا، معرفہ بن گیا، ٹھیک؟ پھر اس پر تنوین نہیں آتی، پھر اس پر تنوین نہیں آتی، جب ہم نے اسم پر کیا ہے؟ الف لام داخل کر دیا، اب اس پر تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، کسی بھی اسم پر اگر الف لام آ جائے تو اس کے اخیر میں تنوین نہیں آ سکتی، ایک ہی پیش آئے گا،
زبر زیر پیش جو بھی آ رہا ہے ایک آئے گا سنگل، تنوین نہیں آئے گی۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو اخیر میں تنوین نہیں آئے گی۔ اگر شروع میں الف لام آ گیا اخیر میں تنوین نہیں آئے گی۔ اگر شروع میں الف لام نہیں ہے تو پھر اخیر میں تنوین آئے گی یا آ سکتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی شروع میں الف لام بھی نہیں ہوتا اور اخیر میں تنوین بھی نہیں ہوتی۔ لیکن عام طور پر مبتدا اور خبر کے جملے میں اگر شروع میں الف لام ہے اخیر میں تنوین نہیں آئے گی، اگر شروع میں الف لام نہیں ہے تو اخیر میں تنوین آئے گی۔ الف لام اور تنوین یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جہاں الف لام ہو وہاں تنوین نہیں ہو سکتی، جہاں تنوین ہو وہاں الف لام نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھو اس میں نکرہ پر الف لام داخل کرنے سے معرفہ بن جاتا ہے، پھر اس پر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اسم نکرہ تھا، عام تھا، متعین نہیں تھا، لیکن ہم نے اس پر الف لام لگا دیا تو وہ متعین ہو جائے گا، وہ معرفہ بن جائے گا۔ تھوڑا سا ایک بار پھر سمجھ لو، معرفہ اور نکرہ کی پہچان اس طریقے سے ہے کہ معرفہ اس کو کہتے ہیں جو خاص ہو، متعین ہو، جس کی پہچان ہو، اور نکرہ اس کو کہتے ہیں جس کی پہچان نہ ہو۔ نکرہ اس کو کہتے ہیں جس کی پہچان نہ ہو، کسی کا نام ہو، ٹھیک ہے، خاص نام ہے کسی کا، جیسے زید، شاہد، حامد، سب ان کی پہچان ہے تو یہ معرفہ ہیں۔ کسی شہر کا نام ہے، کشمیر، جموں، راجوری، ڈوڈا، کشتواڑ، ان کی پہچان ہے، خاص نام ہے، تو جب خاص ہیں تو یہ معرفہ ہیں۔ عام اگر بولا جائے، شہر، دیہات، شہر سے کوئی بھی شہر مراد ہو سکتا ہے، خاص قسم کے شہر نہیں، دیہات سے کوئی بھی دیہات مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ اسی طریقے سے ہم کہیں ملک، ملک سے کوئی بھی ملک مراد ہو سکتا ہے۔ ہم کہیں مسجد، مسجد سے کوئی بھی مسجد مراد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں مدرسہ، مدرسے سے کوئی بھی مدرسہ مراد ہو سکتا ہے، اسکول، اسکول سے کوئی بھی اسکول مراد ہو سکتا ہے۔ تو جہاں پر عام ہو، خاص پہچان نہ ہو رہی ہو تو اس کو ہم نکیرہ کہیں گے، اور جہاں پر خاص پہچان ہو رہی ہے اس کو معرفہ کہیں گے۔ اب مجھے یقین ہے آپ کو معرفہ اور نکیرہ کے سمجھنے میں کبھی دقت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھو نمبر 3، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، نکیرہ بھی۔ دیکھو اب میں کیوں آپ کو اتنا زیادہ بار بار سمجھا رہا تھا کہ معرفہ اور نکیرہ میں فرق کیا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے شرط ہی لگا دی کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا ہوتا ہے نا، ایک خبر ہوتی ہے، تو جملہ اسمیہ کے اندر جو مبتدا ہوگا یعنی جو پہلے آ رہا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا۔ اب معرفہ کی پہچان ہم کیسے کریں گے کہ یا تو اس پر الف لام ہوگا یا پھر وہ کسی خاص نام، کسی خاص چیز کا نام ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جب کوئی کسی خاص چیز کا نام لیا جاتا ہے یا کسی شخص کا نام ہوتا ہے تو اس نام پر الف لام نہیں آتا، کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا ہے کہ نکیرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو چیز پہلے سے ہی معرفہ ہے اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ پہلے سے ہی معرفہ ہونے کا مطلب پہلے سے ہی پہچانی ہوئی ہے، جیسے میں نے حامد کہا، اب حامد پہلے سے ہی پہچانا ہوا ہے، وہ پہلے سے ہی معرفہ ہے، تو اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ الف لام اس پر آتا ہے جو معرفہ ہے، جیسے کتاب ہے، جیسے قلم ہے، تو یہ نکیرہ ہیں، تو ان پر الف لام لگانے سے ہی معرفہ بن جائیں گے، کیونکہ قلم سے کوئی بھی قلم مراد ہو سکتا ہے، کتاب سے کوئی بھی قرات، لیکن جب زید کہہ دیا، حامد کہہ دیا، تو زید سے زید ہی مراد، حامد سے حامد ہی مراد، اس لیے ان پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا۔ جو بھی کسی شخص کا نام ہوتا ہے اس پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا۔ اب مثال دیکھیے، مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ ایک مثال آپ نے پڑھی تھی، الشای حاضر، چائے حاضر ہے۔ شاین کا معنی ہوتا ہے چائے، تو شاین کے شروع میں الف لام لگایا، الشایو، کیونکہ شای یہ کیا ہے، مبتدا ہے، اور ہم نے پڑھا مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، تو چونکہ یہ نکرہ تھا، شائع سے کوئی بھی چائے مراد ہو سکتی تھی، لیکن جب الف لام لگا دیا تو وہ معرفہ بن گیا، یعنی مبتدا کو ہم نے معرفہ بنا دیا۔ لیکن حامد صالح، حامد نیک ہے، اب حامد کے اوپر اگرچہ حامد مبتدا ہے لیکن اس پر الف لام نہیں آیا، کیونکہ حامد پہلے سے ہی معرفہ ہے، اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جو بھی کسی شخص کا نام ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں لگتا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 3 دیکھ رہے تھے ہم، نمبر 3 مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مبتدا ہمیشہ کیا ہوگا، معرفہ ہوگا۔ خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، نکرہ بھی ہوتی ہے، خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے، نکرہ بھی، ٹھیک ہے؟ مثال
अशायु हाजिरुन, चाय हाजिर है। अशायु क्या है? मुब्तदा, और साथ में मारिफा। हाजिरुन हाजिर है, खबर खबर है, और साथ में नकीरा है। हाजिर कोई भी हाजिर हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ चाय के साथ हाजिर जोड़ा है। तो यहाँ पर मुब्तदा मारिफा है और खबर जो है कि वो नकीरा है, क्योंकि खबर नकीरा भी हो सकती है, इसी तरीके से खबर मारिफा भी हो सकती है। अब देखें नंबर 4, मुब्तदा हमेशा इसम होता है, खबर इसम भी होती है, फेल भी। मुब्तदा हमेशा क्या होता है? इसम होता है, वो फेल नहीं हो सकता मुब्तदा। अगर शुरू में फेल आ गया, फिर वो मुब्तदा नहीं रहेगा, फिर हम उसको फेल ही बोलेंगे। तो मुब्तदा हमेशा इसम होता है, खबर इसम भी होती है और फेल भी होती है। खबर जो है वो इसम भी हो सकती है, फेल भी। मिसाल समझें, अशायु हाजिरुन, वही मिसाल, चाय हाजिर है, अशायु मुब्तदा है और साथ में इसम है। तो आपने पढ़ा मुब्तदा हमेशा इसम होता है इसम। उसके बाद हाजिरुन ये खबर है, और खबर के मुतालिक पढ़ा कि इसम भी हो सकती है, फेल भी। यहाँ पर खबर क्या है? हाजिरुन इसम है। ठीक। अब अगर हम खबर को फेल लाना चाहें, उसकी मिसाल नीचे ही है। राशिदुन यक्तुबु, राशिद लिखता है। राशिदुन ये मुब्तदा है और साथ में इसम है। ठीक। यक्तुबु ये खबर है, लेकिन इसम नहीं है, ये फेल है। यक्तुबु लिखता है, तो ये काम बताया जा रहा है ना इसमें, तो ये क्या है यहाँ पर? फेल। तो मुब्तदा हमेशा इसम होता है, खबर इसम भी हो सकती है, फेल भी। ठीक। एक ये भी इसकी कंडीशन और ये भी इसका जो रूल समझ लिया आपने। उसके बाद नंबर 5, मुब्तदा अगर वाहिद मुजक्कर हो तो खबर को भी वाहिद मुजक्कर लाना जरूरी है। एक और कायदा मुब्तदा और खबर का, कि मुब्तदा अगर वाहिद मुजक्कर है, कल मैंने आपको ऑडियो जो मैसेज किया था उसमें समझाया था वाहिद क्या होता है, मुजक्कर क्या होता है। वाहिद कहते हैं सिंगल को, एक को। ठीक। और मुजक्कर कहते हैं मेल को, फीमेल को नहीं। फीमेल को मुअन्नस कहते हैं। तो वाहिद कहते हैं एक को, मुजक्कर कहते हैं मेल को। अब एक और चीज समझ लीजिए, अरबी के अंदर मेल और फीमेल की पहचान कैसे होती है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर मुब्तदा वाहिद मुजक्कर है तो खबर भी वाहिद मुजक्कर लाएंगे। तो जाहिर है कोई चीज मुजक्कर है, खास चीज से पहचान हो रही है, तभी हम उसकी खबर जब लाएंगे उसकी रियायत करते हुए मुजक्कर ही लाएंगे, मुअन्नस नहीं लाएंगे। तो पहचान कैसे होगी कि मुजक्कर और मुअन्नस में डिफरेंट कैसे होगा, फर्क कैसे होगा, पहचान कैसे होगी? देखें, सिंपल सी जो पहचान है वो इस तरीके से कि मुअन्नस के आखिर में गोल ता आती है। मैं आपको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूंगा। ये रहा बोर्ड, देखें बोर्ड की तरफ। ये होती है गोलता, इसको बोलते हैं क्या? गोलता। पता नहीं आपको साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा, मेरा साया भी पड़ रहा है। दिख रहा है या नहीं? ये क्या है? दिख रहा है, ठीक है, ये गोलता है। ठीक। एक ता होती है ये लंबी ता, एक होती है ये लंबी ता, ये नहीं। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? गोलता। जिस भी इसम के आखिर में गोलता होगी वो इसम मुअन्नस होगा। मुअन्नस की पहचान ये गोलता है। मुअन्नस की पहचान अरबी में क्या है? आखिर में गोलता। किसी भी इसम के आखिर में गोलता आ रही है वो मुअन्नस कहलाएगा। ठीक। अगर गोलता नहीं है तो वो मुजक्कर होगा। जैसे हाजिरुन, हाजिरुन, हाजिरुन रा है आखिर में, ये मुजक्कर है। अगर हमने हाजिरुन को मुअन्नस बनाना है तो हम कर देंगे हाजिरा तुन, खाली आखिर में गोलता बढ़ानी है। हाजिरुन से हाजिरा तुन हो गया। हाजिरुन मुजक्कर है, हाजिरा तुन मुअन्नस है। ठीक है। अब अगर क्या इन्होंने कहा कि अगर मुब्तदा वाहिद मुजक्कर है तो खबर भी वाहिद मुजक्कर आएगी। इसी तरीके से मुब्तदा वाहिद मुअन्नस है तो खबर भी वाहिद मुअन्नस आएगी। अब देखें, मैं कहूँ वलद माना होता है लड़का, अल वलादु, अल वलादु हाजिरुन। अल वलादु मुब्तदा है, वाहिद है और मुजक्कर है। वलादु
लड़का, तो लड़का वाहिद है ना, लड़के नहीं बोला, बहुत सारे लड़के नहीं, एक लड़का, तो वाहिद है। साथ में मुज़क्कर है, वलद लड़का मुज़क्कर होता है। और यहाँ पर देखो पहचान भी मुज़क्कर की है, आखिर में बोलता नहीं है। तो अल वलदु वाहिद भी है, मुज़क्कर भी है, तो और साथ में मुब्तदा है। आगे जब हम इसकी खबर लाएँगे, तो इसकी रियायत करते हुए खबर को मुज़क्कर लाएँगे। हाज़िरतुन नहीं लिखेंगे, बल्कि अल वलदु हाज़िरुन, लड़का हाज़िर है। लेकिन अगर यहीं पर शुरू में मुअन्नस आ जाए, मुअन्नस वाहिद मुअन्नस हाज़िर, तो उसकी खबर भी वाहिद मुअन्नस हाज़िर लाएँगे। मिसाल के तौर पर रुक़य्यतु, रुक़य्या नाम ले लेते हैं, ठीक है? रुक़य्यतु हाज़िरतुन, रुक़य्यतु, अब देखो रुक़य्या मुअन्नस है, तो जब मुअन्नस है और वाहिद है और मुब्तदा है, तो इसकी खबर जब हम लाएँगे, तो उसको भी वाहिद मुअन्नस लाएँगे। रुक़य्यतु हाज़िरुन नहीं कहेंगे। अब हम कहेंगे रुक़य्यतु हाज़िरतुन। और दूसरी चीज़ आपने पढ़ा था, मुब्तदा हमेशा मारिफ़ा होता है। तो अब आप कहोगे मैंने तो कहा था कि मारिफा की पहचान अलिफ लाम भी होती है, यहाँ पर अलिफ लाम क्यों नहीं है? मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। क्योंकि मारिफा जो पहले से हो उस पर अलिफ लाम नहीं होता। रुक़य्यतु ये तो ख़ास नाम है ना, तो इस पर अलिफ लाम नहीं आएगा। जो ख़ास चीज़ का नाम हो, ख़ास शख्सियत का नाम हो, किसी बंदे का नाम हो, बंदी का नाम हो, उस पर अलिफ लाम नहीं आता क्योंकि वो पहले से ही मारिफा होता है। तो इसलिए इस पर अलिफ लाम नहीं आया, वरना आता अर्रुक़य्यतु। जैसे वलदु वो मारिफा था, तो वलद के शुरू में अलिफ लाम लगा दिया, अल वलदु कर दिया। वहां पर वलदु हाजिरुन नहीं कहा, बल्कि कहा अल वलदु हाजिरुन। ठीक है। इसी तरीके से रुक़य्यतु हाजिरतुन, रुक़य्या के शुरू में अलिफ लाम नहीं आया क्योंकि ये पहले से मारिफा है, नाम है ये। तो जो भी बंदे या बंदी का नाम हो उस पर अलिफ लाम नहीं आता है। तो मुब्तदा है, आपने पढ़ा है मुब्तदा के अखीर में पेश आता है, खबर के अखीर में भी पेश आता है। मुब्तदा और खबर दोनों के अखीर में क्या आता है? पेश आता है, क्योंकि मरफू पढ़ा ना, पहली जो आपने वो कंडीशन पढ़ी वो कौन सी थी कि मरफू होते हैं। दोनों, मुब्तदा भी मरफू होता है और खबर भी मरफू होती है। तो रुक़य्यतु ताकि वो अखीर में पेश है, तो यहाँ पर भी अखीर में पेश आएगा। रुक़य्यतु मुअन्नस है, वाहिद है, तो इसकी जो खबर लाएँगे वो भी वाहिद मुअन्नस। तो रुक़य्यतु हाज़िरुन नहीं कहा, बल्कि रुक़य्यतु हाज़िरतुन। ठीक है? ये समझ गए? मैं सोच रहा था ये आपको बोर्ड पर अखीर में समझाना था, सारी कंडीशंस बता के। लेकिन चूँकि यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस समझाना था, तो वो आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से पहचान। अब मुझे यकीन है आपको ये पहचान हमेशा याद रहेगी। कि मुज़क्कर और मुअन्नस में अगर आपने पहचान करनी है कैसे, कि मुअन्नस के अखीर में गोलता आती है, मुज़क्कर के अखीर में गोलता नहीं आती। लेकिन साथ ही एक बात और भी याद रख लें कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गोलता नहीं होती है अखीर में, लेकिन फिर भी वो चीज़ मुअन्नस होती है। वो कुछ ख़ास ही चीज़ें होती हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बिंतुन, बिंतुन माना होता है लड़की। यहाँ पर अखीर में गोलता नहीं है, यहाँ पर लंबी ता है, बिन-तुन। लेकिन फिर भी ये मुअन्नस है, क्योंकि लड़की होती मुअन्नस है। तो जो चीज़ ऑलरेडी उर्दू के अंदर मुअन्नस है, तो अगरचे अरबी में उसके अखीर में गोलता नहीं आ रहा, फिर भी वो मुअन्नस ही रहेगी। अब अगर बिनतुन की खबर हमने लानी है, तो बिनतुन हाज़िरुन नहीं बोलेंगे, बिनतुन हाज़िरतुन। अगरचे इसके अखीर में गोलता नहीं, लेकिन चूँकि है ही मुअन्नस, तो उसके अखीर में भी गोलता आएगी। लेकिन आम पहचान आपने यही याद रखनी है कि मुअन्नस वो है जिसके अखीर में गोलता हो, ठीक है? समझ में आ गया? ये हम क्यों समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? जुमला-ए इस्मिया बनाने का तरीका हम सीख रहे हैं कि कोई भी जुमला-ए इस्मिया हमने बनाना है, तो हम किस तरीके से बनाएँगे? उसका तरीका क्या है? कायदे क्या हैं? पहला कायदा बताया कि मुब्तदा और खबर दोनों मरफ़ू होते हैं, क्योंकि जुमला इस्मिया जो है वो मुब्तदा और खबर से मिलकर बनता है। जुमला इस्मिया अकेला नहीं बनता, बल्कि 2 कलीमों से मिलकर बनता है। 2 कलीमों में से 1 कलीमा या 1 लफ्ज़ कहें, 2 लफ्ज़ों में से 1 लफ्ज़ मुब्तदा होता है और दूसरा खबर होती है। पहले वाले को मुब्तदा, दूसरे वाले को खबर कहते हैं, ठीक? हो गई पहली कंडीशन, मुब्तदा और खबर दोनों मरफ़ू होते हैं। मैंने दिखा दिया। अशायु या के ऊपर पेश, हाज़िरुन रा के ऊपर भी पेश, दोनों मरफ़ू हैं, ठीक? इसमें नकीरा पर नंबर 2, इसमें नकीरा पर अलिफ लाम दाखिल करने से मारिफ़ा बन जाता है, फिर उस पर तनवीन नहीं आती है। अब देखें इसको भी बोर्ड पर समझ लें।
اس میں نکیرہ پر الف لام داخل کرنے سے معرفہ بن جاتا ہے. میں نے سمجھایا تھا ولدن. ولدن ولدن کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ یہ نکیرہ ہے کیونکہ ولدن کا معنی ہوتا ہے لڑکا. تو لڑکے سے کوئی بھی لڑکا مراد ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے کسی خاص لڑکے کے بارے میں کوئی بات کہنی ہے. کوئی آیا لڑکا مسجد کے اندر داخل ہوا تو ہم کہیں گے الولد داخل، لڑکا داخل ہوا. تو ولدن سے الولد کر دیا کیونکہ جو لڑکا مسجد کے اندر داخل ہوا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ کسی ایک خاص کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو ولدن کے شروع میں ہم لگا دیں گے الولد. اب دن نہیں بولیں گے، اب دو ہو جائے گا، دن سے دن. پہلے تھا ولدن، لیکن جب شروع میں الف لام لگا دیا تو الولدو ہو گیا، کیونکہ الف لام جب آ جائے تو پھر اخیر میں تنوین نہیں آتی، پھر صرف ایک پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے کہ معرفہ کو اگر نکرہ کو اگر ہم نے معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں الف لام لے آئیں گے، وہ نکرہ سے معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، ہو گئی. یہ کون سی تھی؟ دوسری کنڈیشن. تیسری، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، نکرہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ کو مبتدا ہمیشہ ہمیشہ معرفہ ہی ہوتا ہے، جو بھی شروع میں آئے گا. دیکھو الولدو، الف لام آ گیا، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. الولد حاضر، الولد ذاہب، الولد جالس، آگے ہم کچھ بھی لکھتے جائیں لیکن یہ ہمیشہ معرفہ رہے گا، یہ نکرہ نہیں ہوگا مبتدا. ٹھیک ہے، تو ساتھ میں کہا خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، نکرہ بھی ہوتی ہے. الولد حاضر، لڑکا حاضر ہے. تو یہاں پر الولد معرفہ ہے، حاضر یہ نکرہ ہے. ٹھیک، لیکن کبھی کبھی خبر معرفہ بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا تو ہے ہی معرفہ، خبر بھی جو آ رہی ہے وہ بھی معرفہ ہے. اس کی مثال الولد ساجد، الولد ساجد، یہ ہے ہی ادھر ولد، اسی کے اخیر میں لکھ دیتا ہوں. دیکھو الولد یہ مبتدا ہے، ساتھ میں معرفہ ہے. اب ہم نے پہچاننا ہے کہ خبر بھی معرفہ کیسے آ سکتی ہے. الولد ساجد، لڑکا ساجد ہے. لڑکا کیا ہے؟ ساجد ہے. یعنی لڑکے کی ہم پہچان کر رہے ہیں، جو لڑکا آیا یا گیا وہ لڑکا کون ہے؟ وہ تو ساجد ہے. تو الولد ساجد، لڑکا ساجد ہے. تو ساجد میں نے آپ کو کہا نام، کسی شخص کا نام وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پہچانا ہوا ہے. تو معرفہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو متعین ہو، جو خاص ہو. تو ساجد ایک خاص لڑکا ہے. تو دیکھو یہاں پر مبتدا کی خبر بھی معرفہ ہے. جس طریقے سے مبتدا معرفہ ہے ویسے خبر معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے، نکرہ بھی ہو سکتی ہے. جیسے الولد حاضر، الولد مبتدا معرفہ ہے، حاضر خبر نکرہ ہے. الولد ساجد، الولد معرفہ ہے، ساجد یہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک، یہ بھی سمجھ گئے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، نکرہ بھی. ٹھیک، مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، خبر اسم بھی ہوتی ہے، فعل بھی. مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اسم. جو بھی جملہ اسمیہ میں شروع میں آ رہا ہے وہ ہمیشہ اسم ہوگا، وہ فعل نہیں ہو سکتا. ٹھیک، کیسے؟ الولد ساجد، الولد حاضر. الولد یہ مبتدا ہے اور اسم ہے، بس اسم ہی رہے گا، یہاں پر فعل نہیں آ سکتا. ٹھیک، لیکن جو اخیر میں، ایک منٹ اس کو مٹاتا ہوں، اس کو سمجھ لیں اچھے سے. بھی مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، خبر اسم بھی ہوتی ہے، فعل بھی. اگرچہ میں سمجھا چکا ہوں لیکن آپ چونکہ بورڈ کی طرف آئے ہیں سوچ رہا ہوں مثال دے کے سمجھا لو تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں رہے. مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الولد اسم ہے اسم. ٹھیک ہے، خبر اسم بھی ہو سکتی ہے، فعل بھی. کیسے؟ الولد حاضر، لڑکا حاضر ہے. مبتدا اسم ہے، خبر بھی اسم ہے. لیکن چونکہ کہا کہ خبر فعل بھی ہو سکتی ہے تو کیسے؟ اب حاضرون کو ہم مٹا دیتے ہیں. الولد اس کے بعد فعل لے آتے ہیں، یک توبو، الولد یکتبو. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟
لڑکا لکھتا ہے، لڑکا کیا کرتا ہے؟ لکھتا ہے۔ الولد مبتدا ہے، اسم ہے، یکتب خبر ہے اور فعل ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے مبتدا بھی اسم تھا، خبر بھی اسم تھی، یہاں پر مبتدا اسم ہے اور خبر فعل ہے، یعنی مبتدا ہمیشہ اسم ہوگا اور خبر اسم بھی ہو سکتی ہے، فعل بھی۔ مثال سے سمجھ گئے نا؟ اب دیکھو پانچواں، مبتدا اگر واحد مذکر ہو تو خبر کو بھی واحد مذکر لانا ضروری ہے، جو سب سے پہلے آپ کو میں بورڈ پر سمجھا چکا ہوں کہ اگر مبتدا واحد ہے، اکیلا ہے اور مذکر ہے تو خبر جو آئے گی وہ بھی سنگل اور مذکر آئے گی۔ جیسے الولد حاضر، ولد مبتدا ہے، مذکر ہے، حاضر یہ بھی مبتدا اور ساتھ میں مذکر آ رہا ہے۔ اور اگر لڑکی کے بارے میں بولیں البنت لڑکی، تو وہاں پر اب حاضر نہیں بولیں گے، حاضراتن بولیں گے، اس کے اخیر میں گولتا لگا کر اس کو مؤنث بنا دیں گے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دیکھیں کتاب کی طرف، ترکیب جملہ نمبر 5 کے بعد کیا ہے نیچے؟ ترکیب جملہ۔ ترکیب کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا۔ مرکب آپ نے پڑھا تھا نا، مرکب اس کو کہتے ہیں جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہو، اور مفرد اس کو کہتے ہیں جو تنہا ہو۔ مرکب اس کو کہتے ہیں جو دو سے یا دو سے زیادہ سے مل کر بنا ہو، تو اسی سے بنا ہے ترکیب۔ ترکیب کا معنی ہوتا ہے آپس کا جوڑ۔ ترکیب جملہ، جملے کی ترکیب، جملے کا جو آپسی جوڑ ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ الشایع مبتدا، حاضر خبر۔ الشایع کیا ہے؟ مبتدا ہے، حاضر کیا ہے؟ خبر ہے۔ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ الشایع مبتدا، حاضر خبر، مبتدا خبر کے ساتھ ملا اور دونوں آپس میں مل کر جملہ اسمیہ بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، الشایع اسم ہے، ٹھیک ہے۔ ترکیب جملہ نمبر 2، راشد مبتدا یکتب خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، یعنی جو آپ نے پیچھے مثالیں پڑھی تھی نا، ان مثالوں کو سمجھا رہے ہیں ان کی ترکیب کیسے ہوگی، آپس میں کیسے جوڑیں گے۔ تو بولیں گے راشد مبتدا اور یکتب خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، ٹھیک۔ ترکیب جدید، اس کو چھوڑو، اس کی ضرورت نہیں ہے، کنفیوز ہو جاؤ۔ یہ بتا رہے ہیں کہ نئے طریقے سے ہم کیسے ترکیب کر سکتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس ایک ترکیب ہم سمجھ گئے وہی کافی ہے۔ اب جب بھی آپ جملہ اسمیہ بنائیں گے تو یاد رکھیں اس میں ایک مبتدا ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ مبتدا کیسا ہوتا ہے وہ سمجھا دیا، خبر کیسی ہوتی ہے، کیسی ہو سکتی ہے، وہ ساری کنڈیشنز، سارے قاعدے آپ کو سمجھا دیے ہیں۔ اب آپ نے اپنی طرف سے مبتدا اور خبر کے 5 جملے بنا کے لانے ہیں۔ وہ کیسے بناؤ گے آپ؟ میں آپ کو میننگ دوں گا اور آپ نے ان جملوں کو کاپی کے اوپر لکھ کر لانا ہے۔ کل یہ سب، کل سے ایک ایک کاپی بھی ساتھ رکھو۔ تو آپ کو جملے بھی بنانے ہیں، جملہ اسمیہ کا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا، طریقہ سمجھ لیا۔ اب آپ کو میں ایک تو میننگ دوں گا اور دوسرا اس کا ٹرانسلیٹ۔ آپ نے اتنا کام کرنا ہے کہ صرف اس عربی کو آپس میں جوڑنا ہے کہ کیسے جوڑو گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الشای حاضر پڑھ لیا آپ نے، چائے حاضر ہے۔ اسی جیسا میں آپ کو کوئی جملہ بولتا ہوں، میں بولوں گا مسجد بڑی ہے، مسجد بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں اس کی میننگ دوں گا۔ مسجد کی میننگ ہے مسجد، بڑی کی میننگ ہے کبیر۔ بس میں مسجد اور کبیر آپ کو لکھ دوں گا، آپ نے ان کو جوڑ کر لانا ہے۔ شروع میں اردو کا ٹرانسلیٹ لکھو گے مسجد بڑی ہے، پھر آگے آپ عربی میں جوڑ کر لاؤ گے کہ کیسے ہم نے جوڑنا ہے۔ اب وہ کیسے آپ جوڑو گے؟ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ ہم کس کو مبتدا بنائیں گے، کس کو خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو آپس میں جوڑ کر ان پر اعراب کیا لگانا ہے، پیش لگانا ہے، زبر لگانا ہے، اخیر میں کیا لگانا ہے، وہ ساری ان 5 کنڈیشنز کے اندر آپ دیکھو گے۔ یہ ان پانچوں کو جو آپ پڑھو گے نا تو اسی حساب سے پھر آپ جملہ بناؤ گے۔ جیسے ایک بنا کر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جو مثال آپ کو دی میں نے۔ اب میں نے آپ کو لکھ کر دیا ہے مسجد بڑی ہے، اس کی آپ نے عربی بنا کے لانی ہے، مبتدا خبر کا جملہ بنا کے لانا ہے، یعنی جملہ اسمیہ بنانا ہے۔ تو اب اس کے اندر آپ کیا کرو گے؟ آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے کیا کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، یعنی جب ہم ان کو آپس میں جوڑیں گے اخیر میں دونوں کے پیش لگائیں گے، ٹھیک۔ ایک بات یاد سمجھ آ گئی۔ دوسرا یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں نکرہ پر الف لام داخل کرنے سے معرفہ بن جاتا ہے، پھر اس پر تنوین نہیں آتی، یعنی اگر ہم نے الف لام لگا دیا شروع میں، اخیر میں تنوین نہیں آئے گی، پھر ایک پیش آئے گا، یہ دھیان رکھنا۔ اس کے بعد مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، نکرہ۔ اب مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے، تو اس پر الف لام ضرور لگائیں گے۔
वरना अगर नाम है तो फिर अलिफ लाम नहीं आएगा। अब जैसे मस्जिद है, मस्जिद बड़ी है, मस्जिद नकीरा है, अब नकीरा को आपने मारिफा बनाना है, तो मस्जिद के शुरू में अलिफ लाम ले आओगे। मस्जिदुन था तो उसको कर दोगे अल मस्जिदु, ठीक है? उसके बाद आगे कबीरुन माना होता है बड़ा, तो कबीरुन मस्जिद बड़ी है। तो यहाँ पर चूंकि कबीरुन के शुरू में अलिफ लाम नहीं है, तो इसलिए उसके आखिर में तनवीन आएगी। आपने कायदा पढ़ा है, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, खबर मारिफा भी हो सकती है, नकीरा भी। और ये भी याद रखें, खबर मारिफा बहुत कम जगह होती है, आम तौर पर खबर नकीरा होती है, उसके आखिर में तनवीन होती है। क्योंकि अगर खबर मारिफा बन गई फिर उसके आखिर में तनवीन नहीं होगी, ठीक है? तो इसलिए मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, खबर अक्सर नकीरा होती है। बस इतना याद रखें, जो मैं जुमले दूंगा उन सब में मुब्तदा मारिफा होगा, खबर नकीरा होगी, ठीक है? तो तरीका समझ में आ गया? मस्जिद बड़ी, इसको आपस में कैसे जोड़ेंगे? मैं आपको लिख के दे दूंगा, मस्जिद बड़ी है, साथ में मस्जिद दे दूंगा, कबीरुन दे दूंगा, इनको आपस में आपने जोड़ लेना। और कैसे जोड़ देना वो मैंने समझा भी दिया, अल मस्जिद कबीरुन। और ये भी मैंने आपको समझाया है, मुस्नद मुस्नद इलैहि यहाँ पर हमें ज़हन में रहना चाहिए, क्योंकि क्यों पढ़ा था हमने मुस्नद मुस्नद इलैहि? क्योंकि मैंने बताया था कि जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैहि हमेशा पहले आता है, मुस्नद बाद में आता है। तो अब किसको हमने पहले लाना है, किसको बाद में लाना है, वो हमें ध्यान होना चाहिए। तो अब हम जो अहम है उसको पहले लाएँगे। मस्जिद बड़ी है, इसमें अहम चीज़ क्या है? इसमें अहम चीज़ मस्जिद है, मस्जिद के बारे में बात चल रही है, तो मस्जिद को पहले ले आएँगे, मुस्नद इलैहि पहले आता है। और कबीरुन बड़ी है, ये मुस्नद है, और जिसकी तरफ इस्नाद की जाती है वो मुस्नद इलैहि होता है। तो बड़ा होने की इस्नाद मस्जिद की तरफ की जा रही है, मस्जिद मुस्नद इलैहि है, उसको हम पहले ले आएँगे और बाद में ले आएँगे कबीरुन, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? ये मैं आपको 5 जुमले लिख के दे दूँगा। बस इतना सबक है आज आपका। उसके बाद ये जो इन्होंने लिखा हुआ है मिसालें, इनको छोड़िए। थोड़ा-सा क्या हुआ टाइम? 55 हो गया। बस इतना ही रखें। 5 जुमले मैं आपको लिख के दूँगा, आपने उनका ट्रांसलेट करके लाना है। जब किताब खत्म होगी मैं लिख के ग्रुप के अंदर भेज दूँगा। और अगर खुदा ना ख़ास्ता भूल गया तो मुझे मैसेज कर देना ग्रुप में। यहाँ से घर जाऊँगा, घर में जाके मैं लिख के आपको भेज दूँगा। तो चलें किताब खोलें, दूसरी तमरीनुस सर्फ़। तमरीनुस सर्फ़। जो मैंने ऑडियो मैसेज किया था आप लोगों को, वो समझ में आया था और उसके मुताबिक आपने कुछ याद किया है या नहीं? ये जो मैंने कहा था ना गर्दान, ये ज़ंजीर हमें बिल्कुल ज़ुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये याद होगी तो हमें अरबी बनाना आसान हो जाएगा हमारे लिए, और पहचान हो जाएगी तो नूरुन अला नूर। तो पहली गर्दान कौन-सी थी? गर्दाने फ़ेले माज़ी मारूफ़। इसका नाम फ़ेले माज़ी मारूफ़ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक तो फ़ेल है, फ़ेल की ही गर्दान होती है, इसम की गर्दान नहीं होती। तो इसलिए इसको गर्दान कहा और साथ में फ़ेल कहा। माज़ी इसलिए कहा कि इसमें जो ट्रांसलेट हो रहा है वो पास्ट का हो रहा है, इसलिए फ़ेल के बाद माज़ी कहा। मारूफ़ इसलिए कहा कि इसमें फ़ाइल की भी पहचान होती है। मारूफ़ उसको कहते हैं जिसमें फ़ाइल की भी ज़रूरत हो, तो इसके अंदर फ़ाइल की भी ज़रूरत होती है। फ़ाइल मालूम होता है इसलिए मारूफ़ का। मुस्बत इसलिए कहा कि इसके अंदर काम का होना बताया जाता है, इसलिए आखिर में इसको कहा मुस्बत। तो ये कौन-सी गर्दान है? गर्दान फ़ेल माज़ी मारूफ़ मुस्बत। तो मैंने कहा था इसको आप बगैर सोचे समझे रट्टा लगा के लाना, फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, इस तरीके से। तो किसी ने रट्टा लगाया है? याद करके लाया सब? गर्दान याद की है? हाँ भाई, बोलो। किसी ने याद की है गर्दान? अरे कि हाँ, बासित भाई, ज़रा थोड़ी मुश्किल है तो अभी कहाँ देखिए आप। मुश्किल है, कोई बात नहीं। आपने बाकी फरियाद भाई या रिदा, आपने नहीं याद की? हाँ, थोड़ी-सी ये पहले दिन थोड़ा लगता है मुश्किल, लेकिन जब एक बार याद हो जाती है फिर आसान। फरियाद भाई आपको थोड़ी बहुत याद हुई? नहीं, नहीं, इसका कोई आसान तरीका है बगैर रट्टे के? ना, 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 इसका सबसे आसान तरीका रट्टा है। क्योंकि ये जो गर्दान है ना,
आगे ऐसे ही किताब को आप नज़र मारोगे, देखो मैं दिखाता हूँ आप, वो मेरी किताब इधर नहीं है, मैं ऐसे पढ़ा, उसमें नज़र आप मारोगे ना, आगे आपको गर्दानें ही गर्दानें दिखेंगी। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि एक गर्दान को आप रट्टा लगा दोगे, दूसरी गर्दानें खुद ब खुद ज़ुबान पे चढ़ेंगी। तो इसलिए एक गर्दान को रट्टा लगाना ज़रूरी है। तो अगरचे वो रटने की अब आदत नहीं रही रही होगी, वो तो बचपन में कहीं रट्टा होगा, हैं? जैसे वो पहाड़े वगैरह याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं। तो आज तो आदत नहीं होगी, लेकिन एक दिन आपको थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी, रट्टा लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब वो ज़ुबान पर कलिमात खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं ना, फिर उसी के मुताबिक दूसरी गर्दानें भी बनती हैं। थोड़ी-थोड़ी चेंजिंग होती है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मैं आप हम जब रट्टा लगाते थे ना, बिल्कुल रट्टू तोता बन जाते थे। उस्ताद हमें बोलते थे कि भई कोई भी चीज़ मिले उसको इस पर फिट करो, और एक साँस में 2-2 3-3 बार सुनाते थे। मैं आपको सुनाता हूँ। फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्न फ़ालतू फ़ालना फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्न फ़ालतू फ़ालना। ये मैंने एक ही गर्दान एक साँस में वही गर्दान 2 मर्तबा सुना दी है। तो इस तरीके से ये याद होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, मैंने आपको कहा कि आगे जो गर्दानें आएँगी, फिर हमें दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम सिर्फ़ ज़हन में बिठाएँगे, तो फिर हमें यहाँ भी ज़हन में बिठाना है, बार-बार बिठाना है, जहाँ-जहाँ गर्दानें आएँगी, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो चूँकि हमें आगे इसका ट्रांसलेट भी समझना है, तो कम से कम ये अरबी जो है, ये बगैर सोचे-समझे खुद ब खुद ज़ुबान पे चढ़ जाए, ताकि हमारा फ़ोकस रहे ट्रांसलेट पे, वरना इसमें जो है कि फँस के रह जाओगे। तो ठीक है, इसको रट्टा लगाना ज़रूरी है। तो मैंने तरीका भी बताया था आपको रट्टा कैसे लगाना है। देखिए, इस गर्दान को थोड़ा-सा समझ भी लें। 1 मिनट किताब खोलता हूँ मैं। हुँ, मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया था, फिर से समझ लें इस गर्दान को, क्योंकि जब आपको समझ में आएगा ना ये है क्या चीज़, तो मज़ा भी आएगा रट्टा लगाने में। ये गर्दान फ़ेल की होती है, इतनी बात समझ में आ गई। गर्दान हमेशा फ़ेल की होती है, और क्योंकि किताब उस तमरीन सर्फ़ के अंदर आप सिर्फ़ फ़ेल के बारे में अभी पढ़ रहे हो। तो फ़ेल बहुत सारी किस्म का होता है। जैसे मिसाल के तौर पर, मैं खाने के लिए एक बंदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि एक बंदा खा रहा है। अब उसी खाने को मैं 2 बंदों के लिए भी कह सकता हूँ। मुमकिन है कहीं पर एक बंदा खा रहा है, मैंने अरबी में उसको बोलना है, देखो ये एक बंदा खा रहा है। तो उसके लिए अलग कलीमा इस्तेमाल होगा। मैंने कहना है 2 बंदे खा रहे हैं। जैसे उर्दू में जुमला चेंज हो गया। पहले कहा था 1 बंदा खा रहा है। अब उर्दू में भी तो चेंज हो गया ना, 2 हैं तो 2 के लिए जुमला चेंज हो गया। तो अरबी में भी चेंज हो जाएगा। ठीक? 3 खा रहे हैं, तो 3 के लिए भी चेंज हो जाएगा। लेकिन उसकी तरतीब बनाई गई है अरबी के अंदर। वो क्या तरतीब है? पहले इन्होंने मुज़क्कर को रखा है। पहले इन्होंने मुज़क्कर को, और वो भी कौन से मुज़क्कर? गायब के। कि अगर मैंने कहना है मुज़क्कर के बारे में, लेकिन जो सामने बैठे हैं उनके बारे में नहीं, जो गायब हैं उनके बारे में कोई बात कहनी है। जैसे मैंने कहना है हामिद ने खाना खाया, तो हामिद गायब है, यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए कहने का तरीका अलग होगा। और अगर हामिद सामने बैठा हुआ है, उसके लिए मैंने कहना है ये हामिद खा रहा है, तो उसके लिए अलग कलीमा इस्तेमाल होगा। अगर मैंने अपने बारे में कहना है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो अलग कलीमा इस्तेमाल होगा। तो इन्होंने एक तरतीब बना दी है। तरतीब क्या है? पहले है गायब, उसके बाद है मुखातब, उसके बाद है मुतकल्लिम। गायब यानी जो बिल्कुल गायब हैं। उनमें 3 मुज़क्कर आएँगे, 3 मुअन्नस। शुरू में 3 मुज़क्कर, यानी वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर। और ये भी मैं समझा चुका हूँ, वाहिद क्या होता है, तस्निया क्या होता है, जमा क्या होता है। वाहिद 1 को कहते हैं, तस्निया 2 को कहते हैं, जमा 3 को या उससे ज़्यादा को कहते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस भी समझा चुका हूँ, मुज़क्कर मर्द को कहते हैं, मुअन्नस औरत को कहते हैं। गायब उसको कहते हैं जो सामने ना हो, गायब हो। मुखातब उसको कहते हैं जो सामने हो, और सामने हम बात करें। एक मैं कह रहा हूँ हामिद के बारे में, हामिद ने खाना खाया। दूसरा मेरे सामने राशिद बैठा है, तो राशिद को मैं क्या कहूँगा? राशिद ने खाना खाया, नहीं, जब मैं उसको मुखातब कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा तूने खाना खाया, तो उसका तरीका अलग होगा। और मैंने किसी को कहना है कि मैंने खाना खाया, तो अपने बारे में अलग तरीके से। और मेरे साथ 2 बंदे और बैठे हैं, तो मैंने कहना हमने खाया, तो अब हम का बदल जाएगा, हम जमा हो गए, मैं ये वाहिद है, तो वाहिद के लिए अलग सीगा,
हम जब बोला तो जमा के लिए अलग सीगा। इसी तरीके से सामने जो राशिद था वो अकेला है तो उसके लिए अलग सीगा। राशिद के साथ हामिद भी है, साजिद भी है, 3 बंदे हैं तो उसके लिए अलग सीगा इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो ज़ंजीर बनाई है इन्होंने बिल्कुल तरीके से बनाई हुई है। तो जब भी आपने अरबी के अंदर कोई सीगा इस्तेमाल करना है तो यहाँ से आप सीगा उठाओगे। फ़अला है, फ़अला माना होता है करना। इसी तरीके से कतबा इसी पर फिट करोगे। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, कतबा की गर्दान करनी है तो कतबा, कतबा, कतबू, सेम। बस वही जो अखीर के यहाँ पर चेंजिंग हो रही है उसमें भी सेम चेंजिंग होगी। तो जब आपने इसमें चेंजिंग करना सीख लिया, रट्टा लगा लिया, तो दूसरे कलिमात भी जब दूसरे फ़ेल आएँगे तो उनमें भी चेंजिंग करना सीख जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपने इसको रट्टा लगाना है, उसके बाद एंड में इन्होंने ट्रांसलेट लिखा हुआ है। देखो, किताब की तरफ देखो। सबसे पहले एंडिंग में लिखा है गर्दान, फिर लिखा है इन्होंने सीगा। सीगा कहते हैं कलिमा यानी पहचान के लिए। सीगा यानी पहचान, पहचान क्या है? वाहिद है, मुज़क्कर है, गायब है, इसलिए हेडिंग में सीगा। उसके बाद आखिर में लिखा है माना। तो देखो, फ़अला फ़अला माना होता है उसने किया और सीगा कौन-सा है? वाहिद मुज़क्कर गायब का। वाहिद है, साथ में मुज़क्कर है, साथ में गायब का है। तर्जुमा क्या होगा? उस एक मर्द ने किया, उस एक मर्द ने किया यानी ज़माना गुज़िश्ता में पास्ट है, माज़ी है, इसलिए इसका तर्जुमा होगा उस एक मर्द ने किया। फ़अला सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब उस एक मर्द ने किया। फ़अला उसके बाद देखो अलिफ बढ़ गया और सीगा भी बदल गया, माना भी बदल गया। सीगा क्या है? तस्निया मुज़क्कर गायब, ठीक? और तर्जुमा क्या है? उन 2 मर्दों ने किया, ठीक? उसके बाद फ़अलू जमा मुज़क्कर और गायब, उन सब मर्दों ने किया, ठीक है? उसके बाद नीचे फ़अलत वाहिद मुअन्नस गायब, उस एक औरत ने किया। फ़अलता तस्निया मुअन्नस गायब, उन 2 औरतों ने किया। फ़अलना जमा मुअन्नस गायब, उन सब औरतों ने किया। देखो यहाँ पर सीगा बदल रहा है, साथ-साथ में माना बदल रहा है। लेकिन तरतीब जो मैंने आपको बताई कि शुरू के 3 सीगे मुज़क्कर गायब के लिए हैं, उसके बाद के 3 सीगे मुअन्नस गायब के लिए हैं, ठीक? फिर उसके बाद के 3 सीगे मुज़क्कर हाज़िर के लिए हैं, उसके बाद के 3 सीगे मुज़क्कर मुख़ातब के ये मुअन्नस मुख़ातब के लिए। इससे पहले वाले 3 सीगे मुज़क्कर मुख़ातब के लिए और फिर 3 सीगे मुअन्नस मुख़ातब के लिए। फिर आखिर में 2 सीगे मुतकल्लिम के लिए हैं, जिसमें सिंगल आएगा और जमा आएँगी और जमा और तस्नीया के लिए यहाँ पर एक ही जुमला आता है, इसलिए आखिर में 3 नहीं लाए इन्होंने। ठीक है? बात समझ में आ गई? तो इसलिए ये अभी ट्रांसलेट भी नहीं याद करना है, आपने सीगा भी नहीं याद करना है, सबसे अहम है गर्दान। तो शुरू की गर्दान ज़ंजीर आप अच्छे से रट्टा लगा लो, जब ये याद हो जाएगी फिर आगे आपको ट्रांसलेट और सीगे भी बताऊँगा, फिर आपके लिए आगे का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तमरीन सर्फ के अंदर बस यही चीज़ें हैं। तो किस तरीके से रट्टा लगाना है? फ़अला, फ़अला, फ़अलू रट्टा लगाओ। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अला, फ़अलू। इस तरीके से खूब बगैर सोचे-समझे हाथ-पैर मार के रट्टा लगाओ। उसके बाद फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलत खूब रट्टा लगाया, फिर 6 को आपस में मिलाओ। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना ताकि बगैर सोचे-समझे ज़ुबान पर खुद जारी हो जाए। आप लोगों ने चूँकि हिफ्ज़ नहीं किया, हमने कुरान हिफ्ज़ किया है, तो हमें पता है रट्टा कैसे लगाया जाता है। तो वहाँ पर भी कि जो आयतों को एक दूसरे के साथ मिलाकर याद करते हैं उसका मकसद यही होता है ताकि जब एक आयत पढ़ी दूसरी वाली बगैर सोचे समझे खुद जुबान पर चल पड़े। यहाँ पर भी वैसे ही रट्टा लगाना है। तो ठीक है ये काम आप कल कर लो क्योंकि ये अहम काम है, इसलिए जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, वरना उलझ जाओगे फिर ना आगे का ना पीछे का। तो ठीक है, ये बहुत अहम सबक है रट्टा लगाने वाला। तो कल ये काम कर लेना, कल सबको याद होना चाहिए क्योंकि ये आज का काम था। आज नहीं आप लोगों ने किया लेकिन चूंकि आज मैंने इसकी अहमियत दोबारा आपको बता दी है तो इसलिए ज़रूरी है कि कल इसको रट्टा लगा के आओ ताकि परसों से फिर आगे जो है सबक शुरू हो जाए। तो ठीक है, कल ये काम कर लेंगे आप? इंशाअल्लाह। ठीक है। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो जब एक बार गर्दान रट्टा लगा लोगे ना, फिर कैसा भी फ़ेल आ जाएगा, आप इस पर फिट कर लोगे। यहाँ तक कि अगर वो फ़ेल नहीं भी होगा, ऐसे ही कोई बात कह दी ना, फिर भी आप इस ज़ंजीर पर, इस गर्दान पर फिट करोगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम जब रट्टा लगाते थे ना, तो एक तो हुआ सही फ़ेल, जो वाक़ई वर्ब है, एक वर्ब नहीं है, फिर भी हम उसको वर्ब बना के गर्दान कर लेते थे। जैसे मैंने कहा आपको खाया,
तो खाया, अब इसकी भी गर्दान कर लो। खाया, खाया, खायू, खायत, खायता, खाई ना, खायता, खायतुमा, खायतुम, खाईती, खाईतुमा, खाई गर्दान आप याद कर लोगे, बाकी जितने दूसरे फ़ेल आएँगे, तो आपने उनकी अरबी बनानी है, आप इसके ऊपर फिट करके अरबी बना लोगे। आपने किसी को कोई जुमला कहना है, वहाँ पर 3 औरतें बैठी हैं, उनके लिए कौन-सा सीगा इस्तेमाल करना है, कैसे लाना है, वो सब पता चल जाएगा। तो ठीक है, इसको रट्टा लगा लेना। चलें, ज़ैनब आप वक़्त है तो अभी आपको समझा देता हूँ, नहीं है तो कल किसी टाइम। जी, जी। ठीक और है। तो मैं आपको नहू कास्मी और किताब सर्फ़ तमरीन सर्फ़ का तो तकरीबन शुरू का ही है, ये समझा देता हूँ। बाकी आप लोग जो है कि जा सकते हैं।